लास्ट क्लास से कोई डाउट है किसी को? लास्ट क्लास से किसी को कोई डाउट है? जब तक बाकी लोग ज्वाइन हो रहे हैं तब तक इनको डाउट है आप पूछ लीजिए। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, दिखता है तो यस लिखिए। स्क्रीन दिख रहा है सबको? मेरा कंप्यूटर दिख रहा है सबको? देखिए, कल हमने कोलॉइड्स देखा था। ठीक है, कोलॉइड्स के कुछ डिफरेंसेस देखे थे कि कोलॉइड्स सॉल्यूशन और सस्पेंशन वगैरह में क्या फ़र्क होता है। आज कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलॉइडल स्टेट। सबसे पहला पॉइंट, इट इज अ पार्टिकुलर स्टेट एंड नॉट ए क्लास ऑफ कंपाउंड। ये एक स्टेट है, तो जैसे सोल्यूशन वगैरह होता है उस टाइप का एक स्टेट है, कोई कंपाउंड को ये शो नहीं करता। इट इज द स्टेट इन विच रेट ऑफ डिफ्यूजन थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन इज स्लो। देखिए यहाँ पे पार्चमेंट मेम्ब्रेन का मतलब है कि जो एनिमल मेम्ब्रेन होता है, जो सेल मेम्ब्रेन हमने देखा है पहले, उसके थ्रू अगर किसी कोलॉइड को पास किया जाए तो वो कोलॉइड का पासमेंट जो होता है, जो वो फ्लो करता है, वो बहुत स्लो प्रोसेस में फ्लो करता है। Then third point, it is a heterogeneous state, that is number of phases greater than equal to 2. अब दिख रहा है? अब पीडीएफ दिख रहा है? अभी पीडीएफ दिख रहा है क्या? ठीक है, देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलोइडल स्टेट। फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ पर्टिकुलर स्टेट एंड नॉट ए क्लास ऑफ कंपाउंड। कोलोइडल स्टेट जो है ये किसी कंपाउंड को शो नहीं करता, क्योंकि इसमें जो सॉल्वेंट डिस्पर्सन फेज है और डिस्पर्सन मीडियम है, दोनों अलग अलग रहते हैं।
Second point, it is the state in which rate of diffusion through parchment membrane is slow. रेट ऑफ डिफ्यूजन है मतलब फ्लो करने का जो प्रोसेस है इसका वो बहुत स्लो होता है मेम्ब्रेन के थ्रू, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया या एनिमल मेम्ब्रेन हो गया उसके थ्रू. Then third point, it is a heterogeneous state, that is number of phases greater than equal to 2. ये एक heterogeneous state है जिसमें phase जो है वो 2 या 2 से अधिक होता है. phase आपको फिर से बता दे, homogeneous state का जो phase होता है वो 1 होता है, heterogeneous state का जो phase होता है वो 2 या 2 से अधिक होगा. Then next point, colloidal state has at least two phases. One phase is dispersed phase, जिसको हम DP से डिनोट करते हैं, और internal phase, जिसको हम internal phase कहते हैं, और discontinuous phase भी कहा जाता है. देखिए dispersed phase का ये तीन नाम है. सबसे पहला है इसका dispersed phase, internal phase और दूसरा discontinuous phase. देन द सेकेंड फेज इज डिस्पर्शन मीडियम, DM से डिनोट किया जाता है, चाहे इसको एक्सटर्नल फेज भी कहते हैं या फिर इसको कंटिन्यूअस फेज भी कहा जाता है. जैसे आपको कल ही दिखाए थे कि कोलोइडल स्टेट में डिस्पर्स फेज होता है, एक डिस्पर्शन मीडियम होता है. जैसे सोल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट का जिक्र करते हैं, वैसे ही कोलोइडल स्टेट में डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम का जिक्र किया जाता है. Point number 5, intermediate state between true solution state and suspension state, that is particle size of colloidal state usually called Soule particles. ये जो स्टेट है ये ट्रू सॉल्यूशन और आपका सस्पेंशन के बीच में होता है. इसका जो साइज है पार्टिकल्स का वो सस्पेंशन से छोटा और सॉल्यूशन से बड़ा होता है. Then point number 6, the particles in a colloidal state are not detectable even under microscope. जो कोलोइडल स्टेट के जो पार्टिकल्स हैं, जो या यूँ कहिए कि कोलोइडल स्टेट में जो डिस्पर्स्ड फेज है जिनको सॉल्यूट भी कहते हैं या सॉल्यूट के टर्म पे डिस्पर्स्ड फेज यूज किया जाता है, वो माइक्रोस्कोप के अंडर में अनडिटेक्टेबल है. देन हाउएवर द लाइट स्कैटर बाय सोल पार्टिकल्स कैन बी नोटिस्ड इन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप. लेकिन उससे जो लाइट स्कैटर होता है, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमको देखने को मिलता है, वो हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब है कि लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे. आप देखते होंगे कि जब गाड़ियां चलती है शाम में तो अब देखते हैं जब गाड़ियां चलती है शाम में तो उसके लाइट में देखो डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखते हैं आपको. वो एक तरह का कोलोइडल स्टेट है जिस जो आपको सिर्फ लाइट के केस में ही, लाइट जब पड़ता है तभी दिखता है, क्योंकि उससे लाइट स्कैटर होते हैं. वो डस्ट पार्टिकल्स लाइट एक्चुअली स्कैटर करते हैं, इस वजह से हमको देखने को मिलता है. वरना अगर लाइट ना पड़े तो वो आपको देखने को नहीं मिलेगा. Then point number 7, colloidal particles do not settle down under the influence of gravity even on long कीपिंग. इसका मतलब है कि अगर कोलोइडल पार्टिकल्स को हम ऐसे ही छोड़ दें तो वो ग्रेविटी की फोर्स के वजह से नीचे नहीं बैठते हैं, जैसा कि सस्पेंशन में दिखाया था. सस्पेंशन में क्या होता है कि ग्रेविटी की वजह से वो जो पार्टिकल्स है वो जाके नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन कोलोइडल स्टेट में क्या है, ग्रेविटी का असर नहीं करता उसके ऊपर और वो हवा में ही तैरते रहते हैं या फिर अपने डिस्पर्शन मीडियम में ही तैरते रहते हैं. देन पॉइंट नंबर 8, कोलोइडल पार्टिकल्स यूजुअली कैरी charge, that is positive or negative as the case may be. कोलोइडल पार्टिकल्स में कुछ चार्जेस होते हैं, चाहे पॉजिटिव होंगे चाहे नेगेटिव होंगे, जैसा एग्जांपल होगा उस हिसाब से. अभी आप ये पॉइंट्स एक बार देख लीजिए, उसका फिर आगे चलेंगे. विपुल जो डाउट है लिख के पूछिए.
पॉइंट नंबर 6, द पार्टिकल्स इन अ कोलोइडल स्टेट आर नॉट डिटेक्टेबल इवन अंडर माइक्रोस्कोप। कहने का मतलब है कि जो डिस्पर्स फेस है कोलोइडल स्टेट का, उसे हम माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते, हालांकि उसे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जो है ये भी एक वैरायटी है माइक्रोस्कोप का, जो बहुत ज्यादा फाइन पार्टिकल्स को देखने के काम में आता है। देन क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5, इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन स्टेट। यहाँ पे देखो, आपको कल मैंने डिफरेंस बताया था। इंटरमीडिएट स्टेट कहने का मतलब है कि सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का स्टेट है ये। इसमें जो पार्टिकल्स का साइज होगा वो इससे बड़ा, सॉल्यूशन से बड़ा होगा और सस्पेंशन से छोटा होगा। कोलोइडल स्टेट में फेज जो है, फेज के टर्म में हम डिफाइन करते हैं। जैसे आपका सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो सॉल्यूशन अगर हम बना रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक आपका पानी लेते हैं, उसके बाद या तो सॉल्ट ले लो, शुगर ले लो, या NaCl कुछ भी ले लो, या और भी कुछ एसिड डाल सकते हैं आप उसमें। तो एक को आप सॉल्वेंट मानेंगे और दूसरे को आप सॉल्यूट मानेंगे, मतलब उसका हम नामांकन करते हैं सॉल्यूशन में। जो जो चीज हम मिक्स कर रहे हैं उसका नामांकन कर रहे हैं। तो कोलोइडल स्टेट में भी ये जो डिस्पर्स फेस है और डिस्पर्शन मीडियम है, ये इसका नामांकन है। जैसे यहाँ पे सॉल्यूट यूज किए अगर शुगर के लिए, और वाटर के लिए सॉल्वेंट यूज किए, तो यहाँ पे जो चॉक का पाउडर पानी में डाल रहे हैं, तो जो चॉक का पाउडर है वो डिस्पर्स फेस कहलाएगा, और जो वाटर है वो डिस्पर्शन मीडियम कहलाएगा। आप यूं कह सकते हैं कि जो सॉल्वेंट टर्म है, वो सॉल्वेंट टर्म कोलोइडल स्टेट में डिस्पर्शन मीडियम के नाम से जाना जाता है, और जो सॉल्यूट टर्म है ये डिस्पर्स्ड फेस के नाम से जाना जाता है। देन पार्चमेंट मेम्ब्रेन जो है ये एनिमल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन हमने पहले भी देखा है। ये एक्चुअली छन्नी का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है पॉइंट में कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, मतलब इस छन्नी से जो कोलोइडल स्टेट है उसको जाने में समय लगता है, मतलब वहां से उसका फ्लो बहुत स्लोली होता है। आगे देखिए। ठीक है, दोनों दो फेज नहीं है यहाँ पे, फेज एक ही है। एक को हम सॉल्यूट के टर्म पे सिर्फ नामांकन किया गया है इस टाइप से, ठीक है। देन क्वेश्चन पॉइंट नंबर 8 जो है, ये पॉइंट्स देखिए, अभी एग्जांपल आपको मैंने सिर्फ चॉक पाउडर का बताया है। देन जब गाड़ी चलता है तो डस्ट का एग्जांपल आपको दिया है। देन घर में आप देख सकते हो कि अगर ऊपर जो खपरेल का जो छत होता है गांव में, अगर उसमें कोई छेद है तो उससे अगर लाइट अंदर आ रही है, तो आपको उस पतली सी लाइट में, छोटी सी लाइट में डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखेंगे। लेकिन आपके घर में कैसा है, अगर आप झाड़ू लगा लो तो आप देखोगे पूरा घर आपका साफ है, लेकिन फिर भी उस लाइट में आपको थोड़ा बहुत डस्ट पार्टिकल्स दिखता है। तो मैंने आपको इतना एग्जांपल दिया है। इसके अलावा जो आगे हम एग्जांपल देखेंगे, वहां पे हम देखेंगे कि कोलोइडल पार्टिकल्स या सोल पार्टिकल्स नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज भी रखते हैं, क्योंकि उस केस में हम खाली एग्जांपल हमारा बहुत सारा हो सकता है, जैसे मेटल्स यूज किया जाए तब भी ये चार्जेस डेवलप होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोइड्स, कि क्लोइड्स को कैसे बांटा जाता है, किस तरीके से बांटा जाता है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है इसके फिजिकल स्टेट के ऊपर, कि फिजिकल स्टेट के हिसाब से क्लोइड्स कितने तरीके में हम बांट सकते हैं। तो सबसे देखो, यहाँ मैंने टेबल आपको दे रखा है कोलॉइड्स के क्लासिफिकेशन के लिए। डिस्पर्स डिस्पर्स फेज जब होगा और डिस्पर्स मीडियम होगा तो टाइप ऑफ कोलॉइड क्या होंगे और उसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, ये आप एक बार देखिए। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम और टाइप ऑफ कोलॉइड, इस टेबल को एक बार देख लीजिए। देखो, जो आपका डिस्पर्स फेज है ना, इसको आप दिमाग में एक चीज लेके चलो कि डिस्पर्स फेज आपका सॉल्यूट कहलाता है इन केस ऑफ सॉल्यूशन,
और डिस्पर्स मीडियम आपका सॉल्वेंट कहलाता है इन केस ऑफ सोल्यूशन। तो आप उस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए ये पहला एग्जांपल आप देखो, सॉलिड है तो सॉलिड यहाँ पे सोल्यूट हो जाएगा और वापस से यहाँ सॉलिड आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। तो ऐसे कोलॉइड को हम कहते हैं सॉलिड कोलॉइड या फिर सॉलिड सोल। कोलॉइड का दूसरा नाम सोल भी कहलाता है। तो जब सॉलिड आपका सोल्यूट होगा या डिस्पर्स फेस होगा, और जब सॉलिड आपका डिस्पर्स मीडियम होगा, तो उस कंडीशन में टाइप ऑफ कोलॉइड सॉलिड कोलॉइड बनता है। गैस एंड गैस इज ए एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस सिस्टम। ये कोलॉइड्स नहीं है, क्योंकि गैसेस आपस में पूरी तरीके से मिल जाते हैं इस वजह से। चलिए 10th में पढ़े हैं, अभी वापस से आप देख लीजिए, फटाफट देखिए फिर आगे चलेंगे। देखो ये जो एग्जाम्पल्स है, ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली एग्जाम्पल्स पूछता है इन केस ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि 4 एग्जाम्पल्स आपको दे देगा, उसमें से बोलेगा कि सोल कौन सा है, एरोसोल कौन सा है, या सॉलिड सोल कौन सा होगा, उस टाइप से एग्जाम्पल्स आप ध्यान रखेंगे। रूबी ग्लास एक टाइप का ग्लास है जो देखो आप टीवी सीरियल्स वगैरह में जो महंगे महंगे घर दिखाते हैं, वहाँ पे टेबल वगैरह पे कुछ कुछ कलरफुल ग्लासेस रखे होते हैं सजावट के लिए, तो वो रूबी ग्लासेस होते हैं। जेम्स आपका पत्थर है जो अंगूठी में जनरली पहना जाता है। अंगूठी में जो पत्थर पहनते हैं उसको हम जेम्स कहते हैं। गोल्ड सोल हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन फिर भी एक छोटा बता दूं आपको कि जब गोल्ड को यूज किया जाता है सोल के रूप में, वहां पे हम कहते हैं उसको गोल्ड सोल। ठीक है, गोल्ड एक्चुअली आप ये भी कह सकते हैं जो आपने देखा होगा कि चांदी के चीजों में सोने का जो पानी चढ़ाया जाता है, ठीक है, तो वो सब एग्जाम्पल है इसका, उसको भी कह सकते हैं आप गोल्ड सोल। गोल्ड सोल के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। पोरस पॉट, आपके घर का घड़ा, जिस घड़े में आप गर्मी में ठंडा पानी पीते हैं उसको पोरस पॉट कहा जाता है। प्यूमिस स्टोन, ये भी एक तरह का पत्थर है। चलिए आगे बढ़े। इसमें और कुछ पूछना है, आगे बढ़े। ठीक है, नोट लिखा है मैंने। इफ द डिस्पर्शन मीडियम इज वाटर, देन द सोल इज कॉल्ड एज एक्वा सोल और हाइड्रोसोल। अगर डिस्पर्सन मीडियम मतलब अगर सॉल्वेंट लिया जाता है वाटर, तो उसको हम एक्वासोल कहते हैं, चाहे हाइड्रोसोल कहते हैं। अगर उसी जगह पे वाटर के जगह पे अगर अल्कोहल लिया जाए तो उसको एल्कोसोल कहेंगे, और अगर बेंजीन लिया जाए तो उसको हम बेंजोसोल कहेंगे। देखिए यहाँ जो नोट मैंने लिखा है, नोट काफी इंपॉर्टेंट है कि इफ डिस्पर्शन मीडियम इज वाटर इट इज नोन एज एक्वासोल और हाइड्रोसोल। If dispersion medium is alcohol or benzene, then the sol is known as alcohol or benzosol.
अब सेकंड तरीका देख लेते हैं, नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। पहला तरीका था कि फिजिकल स्टेट के हिसाब से सोल कितने तरीके के होते हैं। अब अट्रैक्टिंग नेचर के हिसाब से सोल कितने नेचर के कितने टाइप्स के होंगे, कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में जब इंटरेक्शन होता है तो सोल कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला लायोफिलिक कोलॉइड्स, जिसको हम सॉल्वेंट अट्रैक्टिंग कहते हैं या सॉल्वेंट लविंग भी कहते हैं। द वर्ड लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग, जो लिक्विड को अट्रैक्ट करे उसको हम लायोफिलिक कहेंगे, लायोफिलिक कहेंगे। The colloidal sols are obtained by simply mixing the substances like gum, gelatin, starch, rubber, etc. with a suitable liquid dispersion medium, जिसको कहेंगे तो हमको लायोफिलिक कोलॉइड्स मिलेगा। अगर इन सब को हम वाटर में डाल दें या किसी लिक्विड में डाल दें तो हमको लायोफिलिक कोलॉइड्स देखने को मिलेगा। Then when the liquid taken is water, then it is known as hydrophilic colloid or water loving colloid. These sols are reversible in nature because the dispersion medium can be removed by simply evaporation and can be reconstituted by simply remixing the dispersion phase and dispersion medium. कहना क्या है कि ये जो कोलॉइड है ये रिवर्सिबल नेचर का होता है, कि सिंपली मतलब हीट करके हम वहां से वाटर को हटा सकते हैं, चाहे जो लिक्विड यूज किया जा रहा है उसको हटा सकते हैं, और अगर हमको फिर से बनाना हो तो फिर से हम उसमें पानी डाल देंगे तो हमारा डिस्पर्सन फेज जितना मीडियम मिल जाएगा, कोलॉइडल स्टेट हमको मिल जाएगा। देन सेकंड है हमारा लायोफोबिक कोलॉइड्स, जिसको हम लिक्विड रिपेलिंग भी कहते हैं। द वर्ड लायोफोबिक मीन्स लिक्विड रिपेलिंग। सब्सटेंसेस लाइक मेटल्स एंड देयर सल्फाइड्स सिंपली कैन नॉट बी मेड बाय मिक्सिंग टू गिव कोलॉइडल सोल। कुछ ऐसे जैसे मेटल्स है उनके सल्फाइड्स है, उनको हम पानी में डाल के सीधा सीधी कोलॉइड्स नहीं बना सकते या सोल नहीं बना सकते। उसके लिए कुछ मेथड्स होता है, जो केमिकल मेथड्स हैं यूज किए जाते हैं लायोफोबिक कोलॉइड्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है लायोफोबिक colloidal sols are prepared by special chemical method. These sols are irreversible in nature because these sols do not precipitate easily. ये sols जो है ये irreversible nature के होते हैं, मतलब इसको हीट करके अलग अलग नहीं किया जा सकता। Then these sols need stabilizing agents for their प्रिजर्वेशन। स्टेबलाइजिंग एजेंट्स कहने का मतलब है कि इनको स्टेबल रखने के लिए एक एजेंट की जरूरत पड़ती है ताकि ये खराब ना हो, ये टूट ना जाए, मतलब इनके ये जो कोर्डियल स्टेट है ये खत्म ना हो जाए। चलिए इसको आप देख लीजिए दोनों पॉइंट्स को, उसके बाद आगे चलेंगे। तो गम, गेलाटिन, स्टार्च ये सब आपका मतलब एक तरह का केवल सोल्यूट के टर्म में यूज किया जाता है। गेलाटिन्स वगैरह जो है प्रोटीन्स वगैरह टाइप की चीजें हैं, ठीक है, आपको पहले भी बताया है। नेक्स्ट आगे देखिए।
कि 1 का 3 दीज सोल्स आर रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल कहने का मतलब है अगर हम लायोफिलिक कोलॉइड्स बना रहे हैं, मतलब डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम का हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसको अलग अलग भी किया जा सके। क्योंकि वाटर यूज किया जा रहा है एज अ डिस्पर्शन मीडियम, लिक्विड्स यूज करते हैं चाहे वाटर यूज करते हैं, तो इसको हम गर्म करके निकाल भी सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रिवर्सिबल नेचर का होता है। एग्जाम्पल हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। जितना अभी दे रहा हूँ उतना पढ़िए पहले, सब आगे मिलेगा आपको। अभी जो बताया उसमें आपको कोई डाउट है तो पूछिए, बाकी एग्जाम्पल वगैरह में सब आगे मिलेगा। देखिए नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक कोलॉइड्स एंड लायोफोबिक कोलॉइड्स। अभी यहाँ एग्जाम्पल 12th पॉइंट है, यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपका गोल्ड सिल्वर सम इमल्शंस। इमल्शंस भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। इमल्शंस भी हमको पढ़ना है आगे। तो ये एग्जांपल्स है आपका कोलॉइड्स का, और यहाँ एल्बुमिन, ग्लाइकोजन, रबर, सैलिसिलिक एसिड, ये सब एग्जांपल्स है। सबसे पहला पॉइंट है प्रिपरेशन। दे आर इजी टू प्रिपेयर, ओनली कांटेक्ट विद द डिस्पर्शन मीडियम इज नीडेड टू स्टेबलाइज देम। ये काफी आसानी से बनाया जा सकता है, और इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम को सिर्फ कांटेक्ट में आने की जरूरत है और हमको लायोफिलिक कोलॉइड्स मिल जाएगा। लायोफिलिक में they are difficult to prepare, special methods are used, addition of stabilizers is essential for their stability। इनको बनाने के लिए एक केमिकल मेथड की जरूरत पड़ती है और स्टेबलाइजर्स की जरूरत पड़ती है ताकि उनकी स्टेबिलिटी बनी रहे। सेकेंड पॉइंट, साइज ऑफ पार्टिकल्स। द पार्टिकल्स आर जस्ट बिगर मॉलिक्यूल्स, द पार्टिकल्स आर एग्रीगेट्स ऑफ थाउजेंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और बहुत कम होते हैं। इसमें बड़े मॉलिक्यूल्स तो होते हैं लेकिन बहुत सारे होते हैं। नेचर रिवर्सिबल नेचर का है, ये इरिवर्सिबल नेचर का है। कंडक्टिविटी, with lyophilic salts higher conductivities can generally be measured। यहाँ पे कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा देखा जाता है। then owing to their sensitivity in electrolytes, the conductivity of lyophobic salt can rarely be measured over a considerable range of concentration। इलेक्ट्रोलाइट्स में इनकी जो कंडक्टिविटी है वो कुछ ही रेंज तक देखा जाता है। then फिफ्थ पॉइंट, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट लायोफिलिक में बहुत कम देखने को मिलता है, देन लायोफोबिक में टिंडल इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है हमारा, जो गाड़ी चलने में जो आपको डस्ट पार्टिकल्स, मतलब गाड़ी की जब लाइट पड़ती है और डस्ट पार्टिकल्स आपको दिखते हैं, वो एक्चुअली स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से दिखते हैं। उस स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा विस्कोसिटी। ये वाटर से ज़्यादा होता है लायोफिलिक का, और ये वाटर के लगभग बराबर होता है। सरफेस टेंशन लोअर देन दैट ऑफ वाटर, लायोफिलिक का वाटर से कम होगा, देन लायोफोबिक का वाटर के बराबर होगा। हाइड्रेशन, पार्टिकल्स आर हेविली हाइड्रेटेड। हाइड्रेशन कहने का मतलब है वाटर का कंटेंट। तो लायोफिलिक जो है वाटर लविंग होता है या लिक्विड लविंग होता है, इस वजह से कहा जाता है कि ये हेविली हाइड्रेटेड है। देन पार्टिकल्स आर पुअरली हाइड्रेटेड, क्योंकि लायोफोबिक वाटर रिपेलिंग कोलॉइड कहलाता है, इस वजह से ये पुअरली हाइड्रेटेड होते हैं, मतलब पानी की संख्या इसमें बहुत कम होती है। देन स्टेबिलिटी, वेरी स्टेबल, कोएगुलेटेड विद डिफिकल्टी। ये काफी स्टेबल है और ये जमता बहुत दिक्कत से है। देन लायोफोबिक, ये कम स्टेबल है, ये आसानी से जम जाता है। चार्ज डिपेंड्स ऑन द पीएच ऑफ द मीडियम, इट कैन बी इवन जीरो। जो चार्ज है लायोफिलिक का, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है और चार्ज जीरो भी हो सकता है। देन लायोफोबिक में चार्जेस होते हैं पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। Then 11th point, concentration of the dispersed phase, higher concentrations of dispersed phase are possible। लायोफिलिक में जो dispersed phase मतलब जो सॉल्यूट है या उसका जो concentration है वो काफी ज्यादा होता है, और जो लायोफोबिक है उसका concentrations कम होता है। then examples है एल्बुमिन, ग्लाइकोजन, रबर, सिलिसिलिक एसिड एटसेट्रा, सिल्वर, गोल्ड, emulsions एटसेट्रा। आप इसको एक बार देखिए पॉइंट्स, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।
सेकेंड नंबर जो है ये पार्टिकल्स का साइज है। जो डिस्पर्स फेज होता है उसके पार्टिकल्स के साइज के बारे में बताया गया है कि लायोफिलिक में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़े होते हैं, और जो लायोफोबिक है उसमें मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को एक साथ लिया जाता है। पॉइंट नंबर 8, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है कि क्वांटिटी ऑफ वाटर। देखो हाइड्रा, जहाँ ये जो शब्द है हाइड्रा या हाइड्रो, एक्वा, ये सब शब्द जहाँ भी आए समझ लेना कि वो वाटर कंटेंट से रिलेटेड था। वाटर कितना है उसके बारे में जिक्र किया जाता है। तो जो लायोफिलिक है, लायोफिलिक आपका वाटर लविंग कहलाता है, इसीलिए इसमें जो हाइड्रेशन होगा वो काफी ज्यादा होगा। मतलब क्या लिखा है, पार्टिकल्स आर हेवीली हाइड्रेटेड, इसमें पानी की संख्या बहुत ज्यादा होगी। एंड लायोफोबिक जो है आपका वाटर रिपेलेंट कहलाता है, तो पार्टिकल्स आर पुअरली हाइड्रेटेड होते हैं ये। पॉइंट नंबर 10, चार्ज। चार्ज क्या होगा, तो लायोफिलिक और लायोफोबिक का चार्ज क्या होगा। लायोफिलिक जो है वो डिपेंड करता है पीएच वैल्यूज पे, और जो लायोफोबिक होता है वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। पॉइंट नंबर 7, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन आप सबको पढ़ाया गया है, ठीक है। तो लायोफिलिक का जो सरफेस टेंशन है वो काफी कम होता है पानी के सरफेस टेंशन से, और जो लायोफोबिक है उसका सरफेस टेंशन लगभग पानी के बराबर होता है। आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज। मतलब डिस्पर्स फेज के हिसाब से कोलॉइड्स को कैसे बांटा जाता है। ठीक है, या तो आप यूँ कहिए कि सॉल्यूट के हिसाब से कोलॉइड्स को कैसे बांटा जाता है। तो सॉल्यूट हम यूज करते नहीं, हम क्या यूज करते हैं, डिस्पर्स फेज। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारे पास मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स के हो गया पहला। दूसरा है हमारा मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स, और तीसरा कहलाता है एसोसिएटेड कोलॉइड्स, जिनको हम मिसेल्स भी कहते हैं। First, the multimolecular colloidal particles consist of aggregate of atoms of small molecules with diameter less than 1 नैनोमीटर। जो मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स हैं इसमें जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स यूज किया जाता है उनका डायमीटर जो है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है, मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर से कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ सोल ऑफ गोल्ड कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस हैविंग सेवरल एटम्स। एक कोलॉइडल सोल है या कोलॉइडल पार्टिकल्स है जिसमें गोल्ड लिया गया है, उसका साइज एटम्स का बहुत छोटा होता है। देन एक दूसरा एग्जाम्पल है सोल ऑफ सल्फर, consist of particles containing 1,000 or S2 molecules. These particles are held together by van der Waals forces. ये इसमें जो फोर्स लगता है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं वो वैन डर वाल्स फोर्स के मदद से जुड़े होते हैं। इनको हम जनरली लायोफिलिक कोलॉइड्स या लायोफिलिक सोल्स भी कहते हैं। देन दूसरा है मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। Certain substances form large molecules whose dimensions are comparable to those of colloidal particles. Such molecules have very high molecular masses and are termed as macromolecules. ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है कि जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ लिए जाए और उनका साइज बढ़ जाता है तो वो कोलोइडल पार्टिकल्स की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। And when such substances are dispersed in suitable dispersion medium, the resulting colloidal solutions are known as macromolecular colloids. जब उन substances को किसी हम dispersion medium में डाल दें या solvent में डाल दें तो उस टाइम जो colloidal solution बनेगा उसको हम कहेंगे macromolecular colloids। और ये मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड जो है ये कई बार ट्रू सॉल्यूशंस को भी रिजेंबल करते हैं।
Thus, in a macromolecular colloids, the dispersed particles are themselves large molecules having very high molecular masses. इनका molecular mass काफ़ी ज़्यादा होता है. Then, for example, colloidal dispersion of naturally occurring macromolecules such as starch, proteins, gelatin, cellulose, nucleic acids, etc. are macromolecular colloids. ये examples है macromolecular colloids के. जो नेचुरली अकरिंग है वो एग्जांपल्स है. देन सिंथेटिक पॉलीमर्स सच एज पॉलीइथाइलीन, polypropylene, synthetic rubber, etc. also form macromolecular colloids when dispersed in suitable solvents. These are usually lyophobic colloids. यहाँ एग्जाम्पल है आपका नेचुरल एग्जाम्पल है और आपका मैन मेड एग्जाम्पल है. नेचुरल एग्जाम्पल में स्टार्च, प्रोटीन्स, गेलाटिन, सेलुलोज वगैरह दे रखा है. और जो मैन मेड है जिनको सिंथेटिक कहते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स जिसमें आ जाएगा पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, सिंथेटिक रबर, ये सब मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स के एग्जांपल है. इनको हम जनरली लायोफोबिक कोलॉइड्स भी कहते हैं. तीसरा है हमारे पास एसोसिएटेड कोलॉइड्स. ये एसोसिएटेड कोलॉइड जो है ये लायोफिलिक टाइप के भी होते हैं और लायोफोबिक टाइप के भी होते हैं. So associated colloids are those colloids which behave as normal strong electrolytes at low concentrations but exhibit colloidal properties at higher concentration. ठीक है, ये जो कोलॉइड्स हैं जब इनका कंसंट्रेशन कम रहेगा तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे. लेकिन जब कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ये कोलॉइड्स की तरह बिहेव करते हैं. द एग्रीगेटेड पार्टिकल्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड मिशेल्स. उस वक्त जो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स मतलब जमा हुआ जो पार्टिकल्स हमको मिलता है उसको हम कहते हैं मिशेल्स. मिशेल्स एक्चुअल में हम सोप और डिटर्जेंट्स को भी कहते हैं. The micelles are found by the association of dispersed particles above a certain concentration, and certain minimum concentration is required for the process of aggregation to take place. मिशेल्स का जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए कुछ ना कुछ कंसेंट्रेशन का रिक्वायरमेंट है और कुछ ना कुछ टेम्परेचर होना चाहिए जिससे हम मिशेल्स का फॉर्मेशन देखते हैं. द मिनिमम कंसेंट्रेशन